सभी को मंगलमय हो। 2022 की पहली वातायन अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में सम्मिलित आप सभी सदस्यों, मित्रों, सुधीजन और विद्वानों का स्वागत है। आज की यात्रा के सारथी आशीष मिश्रा हैं और सबसे पहले उन्हीं का स्वागत करूं। मैं मीरा मिश्रा कौशिक आज दिव्या माथुर जी के आदेश पर लंदन की ठिठुरती हुई दोपहर में आप सबके सानिध्य की गर्माहट के साथ वातायन की 28वीं गोष्ठी को प्रारंभ कर रही हूं। पिछले वर्ष शुरू हुई स्मृति और संवाद श्रृंखला में आज का संवाद 20वीं विशेष कड़ी है, जो हिंदी जगत की सुप्रसिद्ध कहानीकार मन्नू भंडारी जी के उनकी स्मृति को समर्पित है। सन 1931 में जन्मी मन्नू भंडारी जी को देह त्यागे इस 15 जनवरी को 3 माह हो जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात नई कहानी आंदोलन की प्रथम पंक्ति की सेनानी मन्नू भंडारी स्त्री विमर्श के लेखन की सूत्रधार थी। उसकी नींव उन्होंने रखी थी और उनके बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुधा अरोड़ा, जो एक पुरस्कृत लेखिका, अनुवादक, संपादक, टेलीफिल्म, स्तंभ लेखन और कथा साहित्य में एक चर्चित नाम है। हमारे साथ हैं मन्नू जी की पुत्री रचना यादव, जो हंस पत्रिका के प्रकाशन और अपने पिता राजेंद्र यादव के सपनों को संजोकर विकसित तो कर ही रही हैं, साथ में आप एक प्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी हैं। और अंत में इस गोष्ठी की सूत्रधार रेखा सेठी जी, जो हमारी वातायन की बड़ी सहयोगी हैं और इनके सहयोग से हमने पिछले वर्ष कई महत्वपूर्ण रचनाकारों की स्मृति को जिया है। तो रेखा जी, आप पधारें और आज का कार्यक्रम शुरू करें। नमस्कार, सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जब हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं तो बहुत कुछ आगे देखने को है, लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण वो पल हैं जो पीछे छूट गए हैं। मन्नू जी का गर्माहट भरा हाथ, उनका स्पर्श, उनकी शब्द, कहानियां, उपन्यास, कथाओं में अंतर कथाएं, न जाने कितने ऐसे बातें हैं, कितना बड़ा उनका लेखन है जो पल पल याद आता है। हमने भौतिक दृष्टि से उन्हें भले ही खो दिया है, लेकिन एक स्थायी स्मृति, एक एहसास की तरह वे हमारे भीतर सदा रहेंगी। आज उनकी स्मृतियों को समर्पित इस शाम के लिए मेरे साथी रचना जी और सुधा अरोड़ा जी हैं। रचना जी का तो एक ऐसा अटूट संबंध उनसे है ही। माँ और पुत्री के संबंध की महत्ता को कौन नहीं समझता, लेकिन सुधा जी ने भी उनके साथ एक बहुत ही निकटस्थ जीवन जिया है। ये दोनों जितना उनके कृतित्व के बारे में बात कर सकती हैं, उतनी ही अंतरंगता से हमें उनके जीवन की कुछ ऐसी यादें भी साझा कर सकती हैं जो अत्यंत दुर्लभ होंगी। तो मैं रचना जी और सुधा जी दोनों का स्वागत करती हूँ वातायन के मंच पर, और आप सभी साथियों का भी स्वागत करती हूँ। बातचीत का सिलसिला मैं रचना जी से ही शुरू करना चाहती हूँ। कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे सवाल हों और छोटे छोटे जवाब हों, और बाद में आपकी भी कुछ जिज्ञासाएं जिनका उत्तर रचना जी और सुधा जी दे सकें, उन प्रश्नों को भी शामिल कर सकूं।
तो रचना जी, अपनी माँ के बारे में बात करना हमेशा बहुत कठिन होता है, लेकिन वो एक ऐसा पक्ष भी होता है जिसे हम इतनी बखूबी जानते हैं कि वो हमारे बाहर नहीं होता, हमारे अंतरंग का एक हिस्सा होता है। तो मनु जी का इतना विराट व्यक्तित्व था, तो मैं कहूंगी कि आप कोई ऐसी स्मृति साझा करें जिसने एक व्यक्ति रूप में, केवल बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में आप पर ऐसा प्रभाव डाला हो जो आपको लगता है कि माँ से एक ऐसा क्षण जिया जो मैं कभी भूल नहीं सकती। आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस पर बात करना। ऐसा एक क्षण तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे क्षण थे, इतने सारे थे, और अभी पिछले 1-2 महीने से मेरे पूरे दिमाग में सब कुछ बहुत गड़बड़ है। जैसे आपको मालूम है कि मुझे याद ही नहीं था कि आपने मेरे मुझसे बात की। कुछ दिनेश बोल रहे थे कि मैं ब्लॉक कर रही हूँ वो सारी स्मृतियाँ, शायद इसलिए मुझे कुछ, पर ऐसे क्षण तो नहीं बता पाऊंगी। पर एक जो चीज वो बार बार मुझे कहती थी बचपन से, और बार बार उस पे जोर देती थी, और वो एक तरह से मेरी एक एक ना मेरी सोच का, मेरे दृष्टिकोण का एक इतना अहम हिस्सा बन गई अ, कि मुझे या किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को एक तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो इस बात से बिल्कुल बिल्कुल, वो शुरू से मुझे इस तरह से एकदम घुट्टी पिलाती रहती थी कि तुम ए, कुछ एक प्रोफेशन चुनोगी, करियर बनाओगी, ये नहीं कि और ग्रेजुएशन किया, फिर शादी की, फिर बच्चे की, और बस हो गया। तो ये शुरू से उनका एक बहुत ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं कमांड थी, और जो कि अब वो मेरे सोच का हिस्सा ही बन गई, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई, और जो मैं आगे अपनी अपनी बेटियों को देती हूँ कि अ, कुछ कुछ ऐसा जीवन में करो जो जिससे तुम्हें लोग याद रखें। चाहे वो एक छोटी सी चीज हो, चाहे वो आप अपने घर के बाहर जो लोग हैं उनको खाना ही खिलाते हो, कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसा करो कि लोग जब तुम जाओ तो तुम्हें उससे याद रखें। वो बहुत जरूरी है। और बेसिकली कि एक साधारण जीवन से थोड़ा ऊपर उठो। तो साधारण कभी जीवन तो आपको ये लगता था कि वो एक बहुत विराट व्यक्तित्व है और आप जैसे अपने दोनों ही माता पिता के बीच में, मतलब यू फेल्ट ओवरऑड बाय देयर पर्सनालिटी, कभी ऐसा हुआ? नो आई डिडंट, बिकॉज जब घर में ही रहते हैं तो नहीं रियलाइज होता है, आप नहीं समझ पाते हैं कि बाहर लोग किस दृष्टि से उन्हें देखते हैं। और अगर आप कभी ऐसा कोई जब मौका आता है, आप बाहर जाते हैं और लोग, जैसे मुझे याद है कि हम लोग 1-2 बार मैं उनके साथ गई थी, खासकर छोटे शहरों में जब हम जाते थे, तो लोग किस तरह से एकदम, मतलब रेलवे स्टेशन पे ही पहुंच जाते थे उनको रिसीव करने, और मालाएं और ये वो, और मुझे लगता था कि ऐसे ही क्या, मतलब अ, ये मुझे नहीं लगता था, अरे मेरी मम्मी, मुझे लगता था ये लोग पागल हैं कि ये लोग इतना, उनको क्या है, ये तो मतलब नॉर्मल। बचपन में ऐसा ही मुझे लगता था। और बहुत ये बहुत मैं कहूँगी एक तरह से दुख की बात है कि हम कई चीजें रियलाइज करते हैं लोगों के जाने के बाद। जैसे यही चीज मुझे, खैर मम्मी का तो जाना अभी बहुत रीसेंट है, पर पापा के जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वो उन्होंने कि हंस क्या है और किस मुकाम पे वो पहुंचा के चले गए थे। जब तक वो थे मुझे हंस की ना अहमियत पता थी, ना कि उनका उसमें क्या योगदान है, और मुझे नहीं, मैं समझ नहीं पाई थी, या समझना शायद चाहती भी नहीं थी, वो मेरी जी। लाइन थी। पर कई चीजें मैंने उनके बारे में मुझे ये रियलाइज हुआ उनके जाने के बाद। पर मम्मी के साथ
दो चीजें थी। एक तो उनकी पर्सनालिटी, उनका पूरा व्यक्तित्व ऐसा था कि वो कभी अपने आप को कि मैं ये महान लेखिका, इस तरह से कभी उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं किया। वो शायद कहीं पर खुद भी नहीं विश्वास करती थी कि वो क्या है। उनको खुद अपने ऊपर वो उनको यही नहीं लगता था कि वो इतनी लोकप्रिय हैं या लोग उनसे मिलना इतना चाहते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी ही वैसी नहीं थी। तो जब वो उनकी पर्सनालिटी ही इतनी सबड्यूड और मेलोड थी, तो आप नहीं रियलाइज कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो उनकी आंखों में बड़ी एक ताकत थी, बड़ी फर्मनेस, और जब आंखों वो में, आवाज में जब वो कोई चीज एकदम बहुत दृढ़ निश्चय के साथ बोलती थी, तब वो एक ऐसी टोन होती थी कि आपको पता था कि आप कुछ भी कर लें, आप इनको हिला नहीं पाएंगे। वो उसमें था, शुरू से था। पर उनकी बेटी की तरह तो मैं उस चीज से ही झगड़ा करती थी, क्योंकि जब वो ये बोलती थी कि नहीं ये ऐसे है वैसे नहीं है, तो मैं झगड़ती थी उनके साथ। हम दोनों का काफी, हम लोग निकट थे, पर झगड़े भी बहुत होते थे, हम जैसे माँ बेटी में अक्सर होते हैं। जी अ, पर कई चीजें, मैं ये नहीं कहूँगी उनके जाने के बाद, बट जब ये 3-4 साल से वो थोड़ी अस्वस्थ थी, और क्योंकि स्ट्रोक्स हुए थे तो बहुत याददाश्त वगैरह खो गई थी, बहुत लिख नहीं पाती थी। पर उसमें भी मैं देखती थी कि एक इतना स्ट्रॉन्ग उनका विल पावर थी कि आप सोचिए 4-4 स्ट्रोक के बाद भी कोई व्यक्ति में अभी भी बोले कि मैं लिखूंगी, वो यही बोलती रहती थी कि मैं लिखूंगी। तो आप सोच सकते हैं 4 स्ट्रोक, 4 साल में 4 स्ट्रोक हुए एक के बाद एक, और उसके बाद भी वो यही बोलती थी कि मैं लिखूंगी। तो कितना उनके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, और जिसने उनको 4 साल तक इस तरह से उससे जूझी, और सिर्फ ये 4 साल नहीं, उसके पहले उनको न्यूरालजिया था, उससे किस तरह जूझी, वो हर परिस्थिति से किस तरह जूझी, वो अपने आप में एक तरह से गवाह देता है कि वो कितनी कितनी स्ट्रांग, अंदर से कितनी स्ट्रांग, डिटर्मिन्ड, ऑलमोस्ट ढीठ, ढीठ थोड़ा नेगेटिव जी शब्द हो जाता है, पर ऑलमोस्ट स्ट्रांग और डिटर्मिन्ड थी, दैट कि नहीं तो इस तरह से तो जिस तरह का जीवन उन्होंने दिया है, वर्षों पहले कोई पस्त हो जाता। जी जी बिल्कुल। सुधा जी, सुधा दी आप मुझे जी यहाँ, हाँ, जी बताए जी। आपका वीडियो ऑफ है शायद। वीडियो ऑफ है? नहीं, नहीं नहीं, वीडियो तो चल रहा है सुधा। वीडियो तो ऑन है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, स्पॉटलाइट करने से अब आएंगे। अच्छी सुधा दी, आप भी मनु दी के बहुत निकट थी, तो कब से आप उनके इतना निकट थी, और आप कोई खास बात याद आ रही हो तो पहले आपको कहें। जी, मुझे तो मेरा मन हो रहा था कि मैं रचना को सुनती जाऊं, क्योंकि रचना को सुनना एक बार फिर मन्नू दी के पास होना था। मैंने उसको पहले कभी सुना नहीं है ऐसे, और हर बार उसको सुनना मन्नू जी को और जानना लगता है, जो एक बेटी ही बता सकती है। जी, मेरा अभी उनसे, तो लौटेंगे रचना जी के पास। हाँ, मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय था, इस लिहाज से कि राजेंद्र जी मेरे घर आया करते थे, मेरे पिताजी के दोस्त थे। और जब मैं 8 साल की बच्ची थी तब से वो मेरे घर आया करते थे। तो उसके बाद जब कलकत्ता में ही मन्नू जी की शादी हुई, तो जो हमारे आसपास के सभी लोग बहुत परिचित थे, मनमोहन ठाकुर, प्रतिभा अग्रवाल, उनके पति डॉक्टर मनमोहन मदन मोहन अग्रवाल जी, और सभी परिचित लोग थे, कृष्णाचार्य जी। तो मन्नू जी की शादी के बाद वो फौरन दिल्ली चली गई थी उसके बाद ही, और दिल्ली जाने के बाद हम लोगों का ये अजीब बात थी कि हम मिले नहीं थे, पर हमारा पत्र व्यवहार था। और मैंने वो पत्र अब भी संभाल के रखा हुआ है, जो उन्होंने 1968 में मेरे पहले कहानी संग्रह को पढ़कर लिखा था।
वो एक दस्तावेजी पत्र है। तो सोचिए, मैं एकदम नई लेखिका और मन्नू दी स्थापित नई कहानीकारों के स्तंभों में एक थी। उनका नाम किसी स्त्री लेखिका की तरह नहीं, बल्कि भीष्म साहनी, अमरकांत, कमलेश्वर, मोहन राकेश, सबके साथ, शेखर जोशी, उनके साथ बराबरी से लिया जाता था। ये नहीं कि वो महिला कहानीकार हैं और पुरुष कथाकार अलग हो। तो उनको महिला होने के नाते शुरू से ही कोई रियायत नहीं मिली थी। पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उनकी बहन रहती थी कलकत्ता में, सुशीला जी, जिनके वो बहुत करीब थी। उनके यहाँ रहकर ही उन्होंने पढ़ाई की और उनके यहाँ रहकर ही उन्होंने स्कूल में नौकरी शुरू की, और बहुत बीमार भी हो गई थी वो शादी के पहले। जब स्कूल में नौकरी करती थी तो काफी बीमार हो गई थी, तो बहुत देखभाल की थी सुशीला जी ने। तो सुशीला जी के यहाँ मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। और उसके बाद कलकत्ता दूरदर्शन के लिए मैंने उनसे एक साक्षात्कार लिया था। वहां से हमारी अंतरंगता शुरू हुई। वो साक्षात्कार इतना इतना अच्छा साक्षात्कार था, और मुझे अफसोस है कि वो उसको आर्काइव्स के लिए बचाया नहीं जा सका, जबकि वो बहुत बार दिखाया गया था कलकत्ता में, और बार बार दिखाया जाता था, हर 6 महीने में एक बार दिखा देते थे। तो 1982 में मेरी एक कलकत्ता की मित्र थी, उनकी और मेरी कॉमन मित्र सरोज कौशिक। वो भी लेखिका हैं और बहुत बहुत शार्प, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। तो वो उनको मेरे घर लेकर आई थी। 1983 की बात है। उसके बाद कलकत्ता का साक्षात्कार, और उसके बाद हमारा एक गैप हो गया। 1994 में मैंने दोबारा लिखना शुरू किया था, 1993 में। और 1900 पहली कहानी मेरी हंस में ही छपी थी। जब मेरी 12 साल की चुप्पी के बाद वापसी हुई थी, तो मेरी कहानी हंस में ही छपी थी। और उस कहानी को पढ़ने के बाद मन्नू जी ने मुझे फिर पत्र लिखा, और वो बंबई आई थी। तब मुंबई नहीं था, बंबई था। और उन्होंने मुझे जिस तरह से सूचना दी थी, सूचना क्या दी थी, हम लोग, वो घटना मैं भूल नहीं सकती कभी, कि वो मेरे यहाँ रही और मुझसे कहने लगी कि सुधा, तुमसे एक बात करनी है, घर पे नहीं कर सकती, हम लोग बाहर चलेंगे। तो मैं ड्राइव करके, हमारे घर के पास ही सी बीच था, तो रात के समय हम लोग दोनों निकले, ड्राइव करके सी बीच पर गए। और वहां पर उन्होंने मुझे बताया, एकदम ये धक्के की तरह था, सदमे की तरह था मेरे लिए। उन्होंने बताया कि सुधा, मैं राजेंद्र से अलग हो गई हूँ, और मैं उन्हें कहकर आई हूँ कि वो अपना सामान समेट ले, क्योंकि मैं देख नहीं सकती उनको सामान घर से बाहर ले जाते हुए, और उनको मतलब वंस एंड फॉर गुड सब वहां से, मतलब एक जैसे एक आदमी अपना सामान हटा रहा है हमेशा के लिए, तो मैं देख नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। क्योंकि मैं वहां रहकर मेरे लिए देखना वो मुश्किल था। तब हमारी बहुत बातें हुई, और 94 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अलग हुए हों। अलग मतलब हमारी बात लगभग रोज होती थी, और बहुत सारी यादें हैं उन दिनों। नहीं, खैर, आप ये तो बहुत लंबा मैं बोल दूंगी, तो बोलती चली जाऊंगी। आप कुछ और पूछना चाहती हैं मैं तो? आपके पास फिर से लौटती हूँ, जब मैं जी उनके सृजन पर और चर्चा करूंगी। लेकिन जी। पहले रचना जी, एक सवाल आपसे है, जो मन्नू जी के व्यक्ति रूप और सृजनकार रूप दोनों से जुड़ा हुआ है, त्रिशंकु कहानी पर। त्रिशंकु कहानी एक ऐसा लैंडमार्क है, जैसे कुछ दिन पहले हमने सोचा कि हम माँ और बेटी का जो संबंध होता है, उस पे कुछ साहित्यिक रचनाएं
निकाल के एक रिसर्च पेपर लिखें। तो जो सबसे पहले कहानी मुझे याद आई वो त्रिशंकु ही थी, और उसकी एक पंक्ति मैं कभी नहीं भूलती कि इन मम्मी से कैसे लड़ा जाए जो एक पल मम्मी और एक पल नाना होके जीती है। क्योंकि चाहे हम मनु जी से छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी पंक्ति है जिसका साक्षात्कार हम अपने माँ होने के बाद अपने जीवन में भी करते हैं रोज। क्योंकि कहानी कभी की हम आखिरी भी, लाइन है वो, कहानी की आखिरी पंक्ति है वो। आखिरी लाइन है। जी, हाँ, तो क्योंकि हम भी, हमारा मन भी अपने समय और पीछे के समय में इसी तरह डोलता रहता है कि कभी हम अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप की तरह उनका अक्स बन के पेश आते हैं, और कभी हमें लगता है कि हम बड़े आधुनिक हैं और हम, हर बीच की पीढ़ी की कहानी है। जी हाँ, जी, और इसीलिए वो शायद इतनी प्रासंगिक रहती है हमेशा। मतलब सिर्फ यही नहीं, और भी तमाम कहानियां, लेकिन आपने इस पे एक कथक प्रस्तुति की थी, और शायद इसका कुछ हिस्सा आपके अपने जीवन में भी घटा होगा, आपने उसे उस तरह भी देखा होगा। तो आप उस कहानी के बारे में कुछ कहें। इसका कुछ हिस्सा नहीं, वो पूरी कहानी मेरे ऊपर ही है, वो पूरी घटना मेरे साथ घटी थी। तो वो उनको उसी से ये आइडिया मिला था, और आप देखिए कि वो एक तरह से खुद अपनी ही मजाक उड़ा रही है। वो इतनी एक गहरी बात कर रही हैं, पर उनको उसको इस तरह किया है कि वो खुद अपने आप को एक मजाक का, क्योंकि वो उनमें एक ये क्वालिटी थी कि वो किसी भी स्थिति से, जिस भी स्थिति से गुजरती थी, वो गुजरने के बाद उससे हट के, एक तटस्थ होके उसको देख के और उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाती थी कि वो कहाँ गलत हुई, कहाँ पर सही रही, उन्होंने क्या किया। और यही चीज वो, कि जब हम लोग उससे गुजरे, क्योंकि मैं ही वही लड़की थी और हमारे ही घर के पीछे वो लड़के आके रहे थे, और ये सब पूरा, और वही मम्मी ही जाके उनको बुला के लाई थी, पूरी कहानी जस की तस उन्होंने उसमें लगा दी है। पर वो अपने को ही अपने ऊपर प्रश्न उठा रही है कि मैं कैसे इसको, इस लड़की को मैं कभी बोलती हूँ कि हाँ हाँ तू इन लड़कों से मिल, मैं तुझे मिलाती हूँ, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। पर जब वो रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़ता है, तब मैं उसको खींचती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, वो अपने ऊपर प्रश्न उठाती थी कि वो क्या कर रही है, या क्या कि क्या ये सही है। और तो ये कहानी पूरी उसके बारे में। इसके ऊपर मैं नृत्य प्रस्तुति मैंने त्रिशंकु को लेकर नहीं सोचा था। ये असल में जो मेरी कोरियोग्राफी थी, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो था कि दो ऑपोजिट्स का बैलेंस पॉइंट क्या होता है। मैं इसके 2 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था, जैसे डार्क और लाइट, शोर और शांति। तो ऐसे जैसे दो ऑपोजिट्स होते हैं लाइफ में, और हम उसका बैलेंस पॉइंट क्या बनाते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति अपना खुद का बैलेंस पॉइंट बनाता है। एक कॉमन जो मेरा बैलेंस पॉइंट है वो शायद आपका ना हो, आप उन दोनों, और हम लोग एक्सट्रीम्स में नहीं जी पाते हैं, हमें उसका बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है कि थोड़ा ये भी थोड़ा ये भी। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो नया पुराना, उससे अचानक मेरे दिमाग में कौंधा नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, और वो बैलेंस पॉइंट क्या है, बीच की जनरेशन, तब मेरे दिमाग में त्रिशंकु आया। तो अगर आप उसको, मैंने उसका टाइटल त्रिशंकु ही दिया था, पर अगर आप उस नृत्य संरचना को देखेंगे तो वो नृत्य नाटिका नहीं है। वो ये नहीं है कि मैंने उसको पूरा एज इट इज विद डायलॉग्स एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया है, पर दो ऑपोजिट्स दिखा के, और उसका बैलेंस पॉइंट क्या होता है। और असल में एक्चुअली उसका बैलेंस पॉइंट कुछ होता नहीं है, हम हमेशा एक और दूसरे के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं, वैसिलेट करते रहते हैं, ऑसिलेट जो भी आप बोलना चाहें, पर वो चलता रहता है। और वहीं पर वो खत्म हो, वो कोरियोग्राफी जो उसका नृत्य पूरा पीस है, वो वही खत्म होता है कि वो पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, एक तरफ एक मॉडर्न सिचुएशन है, एक तरफ एक ट्रेडिशनल सिचुएशन है, और वो बीच में इधर से उधर समझ नहीं आ रहा उसको, इधर जाए या उधर जाए, इधर खिंचती है उधर खिंचती है, वहीं पर वो पीस खत्म हो जाता है। क्योंकि कोई ऐसा आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं बैलेंस पॉइंट, और सबका अलग होता है। तो यही यही थी मेरी नृत्य नाटिका। और इस त्रिशंकु, रचना जी, एक एक बात और बताइए कि
मतलब आपने उन कहानियों को बनते देखा, तो आप उसे कैसे तटस्थता से कैसे देख पाती? मतलब जैसे आप कह रही हैं कि मनु जी स्वयं कोशिश करती थी कि अपनी ही जी हुई स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखें, तभी वो अपने आप का मजाक उड़ा पाती हैं या उसको इस तरह प्रस्तुत कर उसको पाती हैं। एनालाइज कर पाती हैं, उसको हाँ। अपने आप को कटघरे में खड़ा भी कर देती हैं। अपने और मतलब एक उसको- लगातार जी, क्वेश्चनिंग है उसमें। तो आप जब उनकी कहानियों को पढ़ती हैं तो कितनी तटस्थता से उसे देख पाती हैं, या मनु जी को कितनी ऑब्जेक्टिवली देख पाती हैं? एक्चुअली बहुत ज्यादा। जो जब वो लिखती थी, क्योंकि उनकी एक लिखने की प्रक्रिया ऐसी थी कि उसमें चाहे जाने अनजाने में मैं इन्वॉल्व रहती थी। क्योंकि एक अगर आप हमारे घर की स्थिति देखिए तो हम 3 लोग थे, मैं, मम्मी और पापा। पापा की अपनी एक दुनिया थी लिखने पढ़ने की, उनका अपना एक कमरा था, वो उनका बहुत बहुत ही डिसिप्लिन एक उनका था। वो सवेरे 5 बजे उठ के लिखते थे। जब हम लोग सब सो रहे होते थे वो 5 6 4 5 बजे उठ जाते थे। फिर जब हम उठते थे तब वो सो जाते थे 1 घंटा। तो उनके साथ फिर वो ऑफिस चले जाते थे। मम्मी के साथ ये था कि वो कॉलेज जाती थी, मैं स्कूल जाती थी। हम लोग जब शाम को एक साथ ही रहते थे। मम्मी अधिकतर शाम को लिखती थी, शाम को या रात को। या उनका भी यही था कि अब ये मेरे लिखने का टाइम है, अब तू अपना होमवर्क कर, मैं लिखूंगी। पर उनके साथ, जबकि उन्हें पता था कि उनको मुझसे कोई फीडबैक नहीं मिलने वाला, पर वो बोलती थी लिखने के बाद, अरे टिंकू ये नहीं हो रहा, मैं तो फंस गई हूँ यहाँ पर। उनका एक कांस्टेंट एक डायलॉग चलता रहता था। वो अपने आप से ही बात कर रही थी, पर क्योंकि मैं ही थी घर में तो वो मुझसे बातचीत करती रहती थी। तो मैं उसमें उस पूरी प्रक्रिया में, मैं उनके फ्रस्ट्रेशंस में, उनकी स्ट्रगल में, लिखने में, जब उनको कहीं फंस जाती थी तो उनका वो जो फ्रस्ट्रेशन होता था, या किसी पात्र को वो क्लियर नहीं कर पा रही हैं तो मुझसे डिस्कस करेंगी, जबकि उन्हें पता है कि उनको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आधा सुनती थी आधा नहीं सुनती थी मैं। पर वो अपने आप से उनका एक मोनोलॉग चलता रहता था। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। जब वो कहानी आ जाती थी पढ़ के, मतलब छप के, तो अ, उस समय जब मैं पढ़ती थी उसको, तो मुझे उसकी इतनी शायद मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं उस हाँ। पूरी प्रक्रिया से गुजर के इतनी पक चुकी थी कि मुझे वो कहानी एक्चुअली नहीं पढ़नी थी। तो मुझे नहीं पढ़ पर अब जब मैं पढ़ती हूँ और बाद में जब मैं कॉलेज में आके या शादी के बाद जब मैंने पढ़ी, तब मुझे लगा कि हाँ, और मैं काफी ऑब्जेक्टिवली उनको देख पाई। एक बार जब मैं उस स्थिति से निकल गई, मतलब अपने घर से निकल के शादी होके उनसे अलग हो गई, तब मैं उनको कहीं ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाई। क्योंकि मैं एक तो फिजिकल डिस्टेंस बन गया था मेरी रोजमर्रा का जीवन उनके साथ। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में अब वो बोलती थी, मैं सुनती थी, फिर मैं बोलती थी मम्मी मत सुनाओ मुझे, किसी और को सुना दो। वो ये सब चलता रहता था, तो कभी हाँ। मुझे समझ नहीं आया कि उसमें इतना पर उनसे अलग होके जितना मुझे समझ आया, वो काफी मैं ऑब्जेक्टिवली उनको देख पाती थी उनकी कहानियों के सुधा द्वारा। जी, हाँ, सुधा जी, अगर यही बात मतलब मैं आपके सामने रखूं कि मनु जी की कहानियां, मतलब उनके जो लेखन का संसार है, उसका जो एक वैशिष्ट्य है, आप स्वयं कहानीकार हैं और एक तरह से मतलब एक विरासत मनु जी जैसी लेखिकाओं की आप लोगों ने संभाली, तो आप उनसे कैसे जुड़ती थी? रेखा जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, मैं निकल गई थी। और मेरे ख्याल से मेरी जगह जब मैं निकल गई तो सुधा मासी ही, उनकी बेटी भी थी, उनकी मित्र भी थी, वो सब जो वो सब कहीं बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली शायद सुधा मासी के साथ होता था, क्योंकि उनको वहां से रिएक्शन भी मिलता था, सुधा मासी से उनका डिस्कशन भी होता था। ये मेरे साथ तो बहुत वन साइडेड रहता था उनका सारा, कि वही बोलती रहती थी, मैं ज्यादा सुनती नहीं थी। पर सुधा मासी के साथ उनका ज्यादा इंटरेक्शन आई थिंक वैसा था जैसा वो चाहती थी मेरे साथ, पर शायद हो नहीं पाया, बाद में हुआ। पर सुधा जी, आप बताइए। जी देखिए, ये वैसे मैं तो बिल्कुल बिल्कुल
लाइक हाँ जी जी, मैं तो मन्नू जी की सारी ही रचनाएं बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही पढ़ती थी, क्योंकि मैं उनके साथ रहती नहीं थी, तो मुझे उनके लेखन कब लिखती हैं कैसे वो सब कुछ नहीं मालूम था। और जब मैं उनकी जिंदगी में पहुंची तब तक एक तरह से उनका लेखन बहुत कम हो गया था, बहुत कम होते होते लगभग बंद हो गया था। तो उनको वो बहुत सी चीजों के लिए उकसा उकसा कर लिखवाना, और वो कैसे लिखवाया वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं त्रिशंकु की ही बात करती हूँ। अभी मन्नू जी के जाने के बाद एक बहुत पुराना दूरदर्शन का साक्षात्कार हमारे सामने आया, तो उसमें राजेंद्र जी भी थे, मैं भी थी, अर्चना वर्मा जी थी और निर्मला जैन थी। तो मैंने सब लोग, देखा। आपने देखा है, शायद जी बहुत जी। लोगों ने नहीं देखा होगा। तो उसमें 4 लोग सवाल पूछ रहे हैं, मन्नू जी अकेली बैठ के सबका जवाब दे रही हैं, और उन्होंने इतनी इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी मजबूती के साथ अपनी बातों के जवाब दिए हैं। उससे ये पता चलता है, जो रचिता ने अभी कहा, कि उनका बहुत बहुत मजबूत व्यक्तित्व था। और उनकी आवाज उनमें उस कार्यक्रम में सुनिए। तो उनसे राजेंद्र जी ने पूछा कि मन्नू, अगर तुम्हारे सारे साहित्य को नष्ट कर दिया जाए तो तुम कौन सी एक चीज बचाना चाहोगी? तो उन्होंने छूटते ही कहा कि अरे मैं नष्ट होने ही नहीं दूंगी, नष्ट होने ही नहीं दूंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अगर बहुत पसंद की कोई चीज कहूं तो त्रिशंकु, कहानियों में त्रिशंकु और उपन्यास में महाभोज। जी। तो उनको ये तो बहुत ही बड़ा मलाल था कि महाभोज के बाद वो उपन्यास नहीं लिख पाई, जबकि उनकी डायरी में 2 उपन्यासों के नोट्स थे और बहुत सी कहानियों के भी नोट्स थे। हाँ। तो उन कहानियों को तो उन्होंने, बल्कि जब नहीं लिख पा रही थी तो उन्होंने एक अपनी डायरी में जो नोट्स थे, 3 कहानियों के नोट्स थे अलग अलग। उन्होंने देखा कि इन तीनों कहानियों का जो सुर है वो तो एक ही है। तो उन्होंने तीनों कहानियों को एक में किस्सा नंबर 1, किस्सा नंबर 2 और किस्सा नंबर 3 करके एक कहानी में गूंथ दिया। और वो कहानी लिखी करतूते मर्दा, जो तद्भव में छपी थी, जिसमें 3 किस्से हैं, एक एक गीतकार का, एक फिल्म निर्देशक का और एक कथाकार का। और वो तीनों ही जाहिर है तीनों ही जो कहानियां थी वो उन्होंने डायरी में लिखी थी, क्योंकि वो सच्ची कथाएं थी, सचमुच जो हुआ था बिल्कुल वैसे ही लिखा था। और चूंकि उसको कहानी के फॉर्मेट में अलग अलग नहीं वो ढाल पा रही थी, तो उन्होंने वैसे ही उसको गूंथ दिया। पर उस कहानी में भी देखें तो उनकी भाषा, जो बहुत ही सीधी सरल भाषा होती थी, उनमें जबरदस्त विट होता था, ह्यूमर होता था। और ये विट और ह्यूमर उनकी बातचीत में भी रहता था। हमेशा जब वो बात करती थी तो एक विट के साथ करती थी। और उनकी जिन कहानियों ने लाखों करोड़ों पाठकों का दिल जीता है, उसमें से एक कहानी तो त्रिशंकु है, और दूसरी जो बहुत ही ज्यादा चर्चित कहानी है उनकी, वो है स्त्री सुबोधिनी। और ये दोनों ही कहानियां उन्होंने बहुत अपनी ही जिंदगी के मसलों से और घटनाओं से उठाकर लिखी थी। त्रिशंकु तो अभी रचना ने बताया कि वो तो कहानी ही पूरी जो घटना हुई उसी को वैसे ही लिखा, लेकिन त्रिशंकु कहानी में उनके हर एक पैराग्राफ में, हर एक पंक्ति में वो ह्यूमर मौजूद है, जो एक कहानी, हालांकि लोग कहते हैं कि मन्नू जी की कहानियों में शिल्प प्रमुख नहीं होता, लेकिन वो सहजता और वो जो अकस्मात शब्द चले आते हैं, वो विट ही उनकी कहानियों का गुर था, उनके सफल होने का गुर था। क्योंकि कोई भी पढ़े तो वो कहानी एकदम अंदर तक पहुंचती थी, चाहे वो अकेली कहानी हो, सुमा बुआ की हो, सयानी बुआ कहानी हो, या ईसा के घर इंसान हो, रानी माँ का चबूतरा, कोई भी कहानी आप उठा लें, कील और कसक
हाँ, बहुत पुरानी पुरानी कहानियां भी, तो उनमें बहुत एक पाठकों को अपने साथ बहा ले जाने की क्षमता थी। और ये कहानी की भाषा, शिल्प और कथानक, इनका एक बिल्कुल जैसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट, कुछ हम अच्छा खाना बनाते हैं तो उसमें सब मसाले तरह तरह के पड़ने चाहिए, तब कुछ अच्छा व्यंजन बनता है। तो उनकी सुधा जी, कहानियों में कथानक और शिल्प बहुत अनुपात में होता था, बैलेंस्ड होता था। मुझे एकदम कहानियों पर बात करते करते, जैसे महाभोज की आपने बात कही जी कि वो मनु जी के मन के बड़ा निकट था, तो जी अक्सर एक ऐसी तुलना सी होने लगती है कि उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। आपका बंटी तो बड़े मन के मसलों की का उपन्यास है, और महाभोज लिख के मनु जी ने मतलब एक बहुत बड़ा फलक उठाया देश की राजनीति। लेकिन जिस इंटरव्यू का जिक्र अभी आप कर रही थी, तो उसमें मुझे याद है कि राजेंद्र जी ने कहा कि नहीं, देखा जाए तो दोनों उपन्यास एक ही बिंदु के हैं। मनु जी की सहानुभूति जो व्यक्ति सबसे निरीह है उसके साथ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, उनकी जो कहानी है नमक, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं उनको नमक कहानी को उनकी एक बहुत सशक्त प्रमुख कहानी मानती हूँ। वो महाभोज के स्तर की ही कहानी है। महाभोज जिस तरह उन्होंने लिखा, तो उनकी सहानुभूति हमेशा एक शोषित वर्ग के प्रति थी, और ये आखिर तक रही। देखिए, उन्होंने जो एक अंत में, मतलब उनकी आखिरी चीजें जो लिखी हुई थी, उसमें उन्होंने एक नाटक लिखा था, बड़े प्यार से लिखा था। और जब वो नाटक लिख रही थी, मैं तो बंबई में थी, दिल्ली में नहीं थी, तो मुझे हर रोज सुनाती थी कि आज मैंने ये पैराग्राफ लिखा, आज मैंने ये लिखा। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मुहावरे और कहाँ कहाँ से सब इकट्ठे किए। उजली नगरी चतुर राजा, राजकमल से छपा है। हालांकि उस वक्त उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, काफी उनको न्यूरोलजिया का कभी कभी दौरा भी पड़ता था, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो नाटक अपना पूरा किया, और बहुत खुश थी वो नाटक लिखकर। कि एक वो बाद में वो बोलती थी कि मुझे इसको फिर से लिखना है, ये हाँ, वो कहती थी कि लिखना है। अंत से वो खुश नहीं थी। बिल्कुल, वो इसीलिए उन्होंने अमाल अल्लाना को ये सुनाया था नाटक, नहीं अमाल को नहीं, वो जो एक और एनएसडी में थी, त्रिपुरारी शर्मा को उन्होंने वो सुनाया था। और वो कह रही थी कि ये नाटक अगर खेले लोग, तो जैसे उन्होंने बिना दीवारों के घर नाटक लिखा था, लेकिन जब उसको मंचन करना था, तो उसको उन्होंने पूरे नाटक को रीराइट किया, पूरा नाटक उन्होंने दोबारा लिखा और फिर उसको छपवाया। तो उजली नगरी चतुर राजा भी वो कहती थी, ये तो मेरे नाटक का पहला ड्राफ्ट है, वो छप गया, राजकमल ने छाप दिया, लेकिन वो कहती थी कि इसको मुझे फिर से लिखना, और ये नाटक देखना, तो सुधा देखना, ये महाभोज की तरह ये नाटक बहुत अच्छा बनेगा। पर उसको दोबारा उन्होंने महाभोज पे भी नाटक पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी जी हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब ओपन, कि कैसे स्क्रिप्ट उन्होंने खुद तैयार की और फिर लगा के बिल्कुल वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, और फिर उन्होंने ही नहीं की बल्कि कई लोगों ने वो नाटक खेला, अलग अलग निर्देशकों ने, अंकुर जी ने खेला, और अलग अलग प्रांतों में वो नाटक खेला गया। नहीं, वो भारत के हर शहर के हर मंच पर वो नाटक, भोपाल में जो एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है परिवर्तन, उसने खेला। रंगकर्मी जो कलकत्ता की बहुत प्रमुख संस्था थी, उषा गांगुली थी जिनमें, तो उन्होंने, और उसका 100वां शो जब हुआ था, तब मैंने देखा था महाभोज का, और वो इतना ज्यादा चर्चित और प्रशंसित नाटक था। उपन्यास जितना चर्चित है, उससे ज्यादा वो नाटक चर्चित हुआ था। असल में मन्नू जी के भीतर मुझे लगता है कि एक जैसे किस्सा गो होता है या कथाकार होता है, तो वो जो भी लिखे वो मुझे ऐसे लगता था कि वो कहानी जैसे सुना रहे हैं, और वो कहानी में पाठक जो है वो सहज शामिल हो जाएगा। मतलब एक ऐसा प्रोसेस नहीं होगा कि वो रोक रोक के आपको याद दिलाए कि आप कहानी पढ़ रहे हैं। आप ऐसे लगेगा कि एक यात्रा शुरू हुई है
और आप उनके साथ हैं। और वही जो आपने कहा कि अनुपात की जो बात है कथा और शिल्प पे, वो बड़ा गजब का है कि भाई कुछ भी अतिरिक्त ना हो कि आपको लगे कि अब ये 4 पेज छोड़ के आगे पढ़ लो ना, वो है ही उतना, एक एक वाक्य इतना सधा हुआ। तो शायद इसीलिए जब उनकी कहानी पर या फिल्में बनी तो वो भी जो पूरी कहानी पे मतलब एक विजुअलाइजेशन हो सकता था, वो कहानी में ही रहता है। तो शायद उसे स्क्रीन पे ले जाना मतलब एक, मुझे लगता है कि शायद वो संभव हुआ होगा निर्देशकों के लिए। और जी, वो खुद भी उस जी, बासु चटर्जी ने ये बात कही थी। ये एक इंटरव्यू उनका मैंने जब कथा देश का अंक निकाला था 2009 में, तो उनका एक इंटरव्यू था उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मन्नू जी की स्क्रिप्ट पटकथा को लेकर हम सीधे सेट पर, सीधे शूट पर जा सकते हैं, उसको हमें सुधारना नहीं पड़ता। उसमें इतना ज्यादा संवाद को हमें बिल्कुल वैसे का वैसे ही हम ले लेते हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि कमलेश्वर जी से वो लिखवा रहे थे दर्पण की कहानियां, लेकिन बहुत दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने फिर मन्नू जी से लिखवाई। तो बासु जी की बहुत प्रिय पटकथा लेखक थी मन्नू जी। और मन्नू जी खुद भी जानती थी उनकी ये जो नाटक लिखने की जो ताकत थी वो उससे परिचित थी। उनको पता था कि उन्होंने महादेवी वर्मा की संस्मरण पर लिखा धारावाहिक, और प्रेमचंद की निर्मला पर 13। और वो इतनी, अभी रचना ने जो पहले बात कही कि वो बहुत हठी, मतलब जिद्दी थी, हठी थी। तो उन्होंने जब निर्मला के 52 एपिसोड की बात हुई थी और जब उसको काट कर कम कर दिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लिख पाऊंगी ऐसे। कि कैसे हम जब एक चीज को फैलाकर रखते हैं और बाकायदा उसके सीन डिवाइड करके रखते हैं, उनके सीरियल के हर किस्त में क्या जाएगा, उसमें आप कहें कि हम 50 से एकदम 26 पे आ जाएंगे तो कैसे काम कर पाएंगे। तो काफी अपनी बात पे वो अड़ी रहती थी। फिर कुछ और उनको और बढ़ाए गए तभी उन्होंने काम किया, नहीं तो नहीं किया। वो अपनी शर्तों पे काम करती थी। जी, मैंने पढ़ा कि बासु चैटर्जी जब रजनी बना रहे थे, धारावाहिक भी जब बन रहा था, तो उसका जब उन्होंने देखा कि भाई अच्छा नहीं लिखा गया है, उन्होंने कहा था कि मैं आइडिया दे देती हूँ आगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं लिखूंगी। और फिर और एक जगह मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा कि कैसे उस किरदार में कहीं ना कहीं वो स्वयं भी थी। तो जैसा वो अपने आप को, नहीं, वो बगावती तेवर जो रजनी का था वो मन्नू जी का तेवर था। और रजनी के जितनी किस्तें बहुत पॉपुलर हुई वो सब मन्नू जी की लिखी हुई थी। एक टैक्सी वाले की जो सीरीज थी वो भी मन्नू जी की लिखी हुई थी। उस पर बाकायदा जुलूस निकले, बहुत कुछ। तो उनकी बागी तेवर में ये सब निहित था। और रजनी के लिए वो बिल्कुल, रजनी सीरियल के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त लेखिका थी। एक बात मैं कहना भूल गई, महाभोज की जब बात हो रही थी कि लोग कहते हैं कि महाभोज एकदम से कैसे मन्नू जी ने एक राजनीतिक विषय पर लिख लिया। और जब मैं एक बार गोवा में मन्नू जी का एक बिल्कुल पेपर है एमए में, मन्नू भंडारी का रचनात्मक अवदान, उसके लिए मुझे बुलाया था। तो वहां पर कुछ छात्रों ने सवाल किए, तो वहां भी एक दो छात्रों ने कहा और लखनऊ में भी एक दो छात्रों ने कहा कि हमने सुना है कि महाभोज तो राजेंद्र यादव का लिखा हुआ है, मन्नू जी तो ऐसा लेखन नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, ये कहा था। तो मैंने ये बात लिखी भी थी। तो वो तो खैर हमारा चलन है समाज का कि कोई स्त्री से अलग कोई बहुत बड़ी चीज की मतलब उम्मीद ही नहीं करता है। लेकिन महाभोज के जो सूत्र हैं वो उनकी सबसे पहली कहानी मैं हार गई में निहित है। आप देखिए, मैं हार गई कहानी राजनीति पर लिखी हुई है। एक लेखक कैसे अपने राजनेता को गढ़ता है और निराश होता है, वो महाभोज का सूत्र है पहला, वहीं से।
तो मन्नू जी ने पहली कहानी जो लिखी थी मैं हार गई, उस कहानी को लेकर जब उनके पास पत्र आए तो उसमें उनको लेखिका नहीं, उनको लेखक समझकर लोगों ने पत्र लिखे थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि जी उनकी पहली कहानी एक वो स्त्री सुलभ दायरे से बाहर थी। तिथि दानी जी भी देख मैं रही एकदम हैं संक्षेप में बस, जी। हाँ, तिथि तो वातायन की सदस्य ही हैं नमस्कार, और अभी बहुत सारे लोग जुड़े इनकी हुए हैं। भूमिका रहेगी काफी। नमस्ते, नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। नमस्कार और मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं जी जी मैं तिथि को सौंपने से पहले बस अंतिम प्रश्न आप दोनों के सामने रखूंगी जी जी कि जी। ये बात हो रही है कि मन्नू जी के साहित्य का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, तो आप क्या सोचती हैं कि किस दिशा की तरफ ये पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और होगा? तो सुधा जी आप भी कहें और रचना जी आप भी। पहले रचना जी। नहीं, सुधा मौसी आप बोलिए। नहीं, देखिए, मूल्यांकन तो उनका बहुत हुआ है और बहुत सही मूल्यांकन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अभी जब हंस का जनवरी अंक हम निकाल रहे थे तो उसमें जब हमने कुछ लेखकों को अप्रोच किया तो मुझे लगा कि ये तो बिना हमारे कहे भी इतने लोग लिखने के लिए बिल्कुल आतुर थे मन्नू जी की रचनाओं पर, और इतने ज्यादा लेख हमारे पास आ गए कि कुछ लोगों को जिनको हमने जिनसे लिखवाए उनका भी हम शामिल नहीं कर सके, इतना ज्यादा मैटर आ गया था। तो और मन्नू जी पर मेरी जानकारी में 100 से ज्यादा शोध हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा हुए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इतने ज्यादा शोध हुए और अभी भी हो रहे हैं। अभी भी पीएचडी की छात्राएं फोन करती हैं और वो पूछती हैं। तो ये मूल्यांकन तो चलता रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेमचंद का अभी तक मूल्यांकन चल रहा है। प्रेमचंद का मूल्यांकन कभी भी बंद नहीं हुआ, आज भी नए नए कोण निकल आते हैं। तो मन्नू जी की जो बहुत कोई सीधी सरल कहानियां हैं उनमें से भी देखिएगा बहुत से नए कोण निकल कर आएंगे, और जो देखने में बहुत सहज और सरल लगती हैं उनमें भी बहुत से नुक्ते ऐसे निकलेंगे जिनको देखा जाना जरूरी है। रचना जी आप क्या सोचती हैं? मैं किस तरफ सिर्फ मतलब कौन सा पक्ष है पुनर्मूल्यांकन जो आपको लगता है जी पुनर्मूल्यांकन तो जैसे सुधा मसी ने कहा कि वो तो होता रहेगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मुझे लगता है कि उनकी बहुत सारी रचनाओं के जैसे कहीं कहीं अनुवाद हुए हैं। अब वो सब फाइलें मैं देखूंगी तब मुझे पता चलेगा, पर बहुत सारी किताबें उनकी आउट ऑफ प्रिंट हैं, स्पेशली खास करके जो ट्रांसलेटेड किताबें हैं। मुझे लोग कहते हैं अरे महाभोज हमें अंग्रेजी में पढ़ना है पर आउट ऑफ प्रिंट है, अब आपका बंटी आउट ऑफ प्रिंट है, कई कहानियां आउट ऑफ प्रिंट है। तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा उनकी रचनाएं लोगों तक पहुँचे, चाहे वो ट्रांसलेशन के ज़रिए या उनको रीप्रिंट करा के, तो मेरी यही अभी कोशिश रहेगी कि मैं पहले तो पता करूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रांसलेशंस हुए हैं और वो क्यों आउट ऑफ प्रिंट हैं। अगर वो पब्लिशर्स की तरफ से आउट ऑफ प्रिंट हैं तो उनको फिर से प्रिंट कराना, तो पुनः मूल्यांकन के जगह पब्लिश उनकी किताबों प्रकाशन, पुनर्प्रकाशन होना चाहिए। हाँ, पुनर्प्रकाशन कई किताबों का जो नहीं उपलब्ध है, और अच्छी अच्छी हिंदी में भी कई किताबें उपलब्ध नहीं है। मुझे लोग फोन करते हैं कि आपको ये मिल नहीं रही है, ये नहीं मिल रही है, फिर मैं राजकमल फोन करती हूँ, फिर ये सब, पर क्यों ऐसा क्यों हो? किताबें चाहे वो मन्नू जी की हो चाहे किसी भी लेखक की हो, आसानी से पाठक को उपलब्ध होनी चाहिए। तो वो एक मेरा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा कि मैं कोशिश करूं कि उनकी किताबें आसानी से उपलब्ध हों और अलग अलग भाषाओं में, और कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुए हैं, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, दुनिया भर की भाषाओं में। वो तो कहती थी जी, वो कहती थी कि ये भाषा पूरे विश्व में एग्जिस्ट भी करती है, मुझे पता नहीं था जब तक इस भाषा में मेरा अनुवाद नहीं हुआ।
हाँ ताजी की भाषा में अनुवाद हुआ। तो उन्होंने कहा ये ताजी की भाषा कौन सी है, मुझे तो मालूम ही नहीं थी। तो बहुत सारी भाषाओं में उनके उपन्यासों के अनुवाद हुए हैं। जिन भाषाओं में हुआ उन देशों में उपलब्ध, पर अंग्रेजी तो ऐसा है कि सभी देशों को हाँ उसमें उपलब्ध है, अब वो भी आउट ऑफ प्रिंट है। तो बस मैं यही कोशिश करूंगी कि अब उनकी उनकी रचनाएं जहाँ दूर दूर तक पहुंचे और उनका पुनर्प्रकाशन हो। बिल्कुल। प्रकाशन होगा तो मूल्यांकन अपने आप होगा। जहाँ जहाँ तक मेरा संबंध है, तो मैं तो मनु जी को कई वर्षों बाद अब जब दोबारा पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि जो डिटेल्स आते हैं उनकी कहानियों में, जो ब्यौरे थे, वो शायद पहली बार पढ़ते समय कहीं मिस हो गए थे जब मैंने पहल पढ़ा। तो मैं अपनी ओर से यही कह सकती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मुझे उन कहानियों को, उन उपन्यासों को, उन छोटे छोटे डिटेल्स के लिए पढ़ना चाहिए जिनसे एक बड़ी तस्वीर बनती है। तो अगर मैं ये कर सकूं तो मैं सोचूंगी कि यही मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। तो अब इसी बात के साथ मैं तिथि को समाप्ति। मैं एक जी। चीज बोलना चाहूंगी, शायद मैं समय ज्यादा ले रही हूँ, पर जैसे आप लोग कहते हैं कि उनकी कहानियां पढ़ के आपको जब आप कहानी पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने रिसेंटली उनकी कुछ कहानियां फिर से पढ़ी, रिसेंटली मतलब 4-5-6 महीने पहले, और जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी कहानियां उनको एक एक नए नजरिए से, फ्रेश, क्योंकि बहुत साल पहले पढ़ी थी, तो मैं हर हर सीन को विजुलाइज कर पाती थी। वो सीन एज अ वीडियो मेरे सामने चलता था जब पढ़ती थी। तो ये उनमें एक स्ट्रेंथ थी कि उनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी। जब वो लिखती भी थी जी। तो वो विजुअलाइज करती थी उस सीन को, कि वो अगर उनके सामने चल रहा है तो ये लड़की कैसे बोल रही है, लड़का कैसे बोल रहा है, तो वो एक विजुअलाइजेशन पावर उनकी इतनी स्ट्रांग थी। और इसीलिए शायद वो जो बासुदा बोलते थे कि उनकी पटकथा को लेके सीधा शूट पे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें एक ये स्ट्रेंथ थी जो कि वो पूरा सीन विजुअलाइज कर सक, और सिर्फ सीन नहीं, वो कई चीजें विजुअलाइज कर सकती थी। वो एस्थेटिकली बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कर सकती थी। वो एक्चुअली बहुत क्रिएटिव थी। 1967-68 में, 60s की मैं बात कर रही हूँ, वो हमारा एक छोटा सा फ्लैट था शक्ति नगर में, उसको उन्होंने जिस तरह डेकोरेट किया था वो शायद 1980s का, क्योंकि वो एक उनके अंदर एक विजुअलाइजेशन पावर थी। जो पर्दे थे, जूट, उस समय मतलब इतना ऑफ द बीट जाके जूट का कपड़ा लेके उन्होंने उसको डाई कराया, उसको हैंड पेंट किया और उसके पर्दे बनाए, जो कि आज बुटीक्स में मिलता है। वो मैं 67-60, तो वो पूरी एक पिक्चर विजुअलाइज करती थी, फिर उसके हिसाब से वो अपने एलिमेंट्स उसमें रखती थी। चाहे वो उनकी उनकी उनका खाना हो, जिस तरह वो खाना बना के उसको टेबल पे प्रेजेंट करती थी, आपको लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में हो। खाना सारा भारतीय खाना था, वेस्टर्न खाना में उनको बिल्कुल नहीं था, पर वो जिस तरह एक एक चीज जिस तरह प्रेजेंट की जाती थी, हमारे घर लोग आते थे तो वो एक्चुअली जाकर मिरांडा अपने कॉलेज से फूल लेके, और अलग अलग तरह तरह के फूलदाना में वो इकेबाना, जबकि उस समय यूट्यूब नहीं होता था, वो विजुलाइज कर करके वो पूरा सजाती थी। तो चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनका खाना हो, चाहे वो उनकी डाइनिंग टेबल हो, चाहे वो अपना उनका कमरा हो, या चाहे उनकी कहानी हो, वो पूरा एक विजुलाइज करके फिर उसको उसमें उसके हिसाब से अपने एलिमेंट्स फिट करती थी। तो ये उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग, चाहे वो उनके कपड़े हो। जी बहुत बहुत अच्छा रचना जी, बिल्कुल हमें लग रहा है कि हम मनु जी की दुनिया में शामिल हो गए हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से आप दोनों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आगे की गतिविधि के लिए तिथि को सौंपती हूँ। तिथि हमें आगे ले जाएंगी अगर और कोई सवाल होंगे तो। जी, धन्यवाद रेखा जी। आज के इस आत्मीय संवाद को सुनकर बहुत आनंद आया, और यहाँ उपस्थित जो भी श्रोता हैं उनमें हमारे कुछ बहुत ही सजग और हमेशा उपस्थित रहने वाले श्रोता हैं, जिनमें एक हमारे आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी हैं, जो ब्रिटिश सांसद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि अगर वो कुछ टिप्पणी करना चाहें आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, तो बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है तिथि। आपका। मैं तो
साइलेंटली सुन रहा था और थोड़ा सा भावुक था, स्पेशली जब रचना अपनी माँ के बारे में, हम जितनी भी एज के हो जाएं, जो भी आपकी पोजीशन हो, जब भी आपने अपने माता पिता की बात करनी है तो भावुक होना बहुत कुदरती हो जाता है। तो मैं आपकी वो जो भावना है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से उस बात को हैंडल किया और कंटिन्यू रखा अपने जो उनकी रचनाएं थी उनके बारे में बोलना। रेखा जी ने बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया और सुधा जी ने अपनी जो उनके साथ इंटरेक्शंस थी, कम्युनिकेशंस थी, उनके बारे में जो दिया, तो मेरे जैसा जो एक लर्नर है, सुनता है, लिसनिंग पोजीशन में है, राइटिंग और कमेंट्री पोजीशन में कम है, तो मैं बहुत अच्छा लगा उनकी, मनु जी की बैकग्राउंड, मनु जी की राइटिंग्स के बारे में। मैं दिव्या जी का अक्सर धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ही बताया, इनके थ्रू मेरे जैसे एक एक्टिविस्ट को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसको आपके साथ जुड़ने का मौका दिया और बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आगे के लिए जो रचना जी ने नया प्रोजेक्ट लिया है कि जो रचनाएं पब्लिकेशन में नहीं है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आपकी जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल हो। एक बार फिर दिव्या जी का, टिसी जी का और दूसरे जितने, जिनको मैं ज्यादातर अभी नहीं देख सका, लेकिन जो भी आपके साथ आज ज्वाइन किया है, उन सबको नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब मैं आगे और भी हमारे जो सजग श्रोता हैं, जो हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ूंगी और जिसमें एक डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र जी भी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आज के इस विशेष कार्यक्रम के बारे में जरूर कुछ कहें। मनोज जी, स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिथि जी। मन्नू भंडारी के बारे में क्या कहा जाए, वो तो बड़ी मुखर रचनाकार थी, लेखिका थी और उनकी कहानियां सर्वजनीन हैं, स्वर स्वीकार्य हैं। वो कोई ऐसी लेखिका नहीं थी जिनके बारे में ये कहा जा सके कि उनका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। उनका मूल्यांकन अच्छी तरह हुआ है और भविष्य में भी होता रहेगा। वह एक ऐसी सजग लेखिका थी जिनकी रचनाएं पूरी दुनिया में पढ़ी गई हैं, फिल्में भी बनी हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों की जो बातचीत हुई है और खास तौर से उनकी बेटी ने जो संस्मरण दिए, वो फर्स्ट हैंड संस्मरण था अपनी माता के प्रति, मन्नू भंडारी जी के प्रति, और वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुधा अरोड़ा जी का जो ब्यौरा दिया गया था, जो जिनसे हम अवगत हुए, जिन्हें हमने बड़े ध्यान मग्न होकर के सुना, वो काफी हमारे लिए रोचक था और काफी ज्ञानवर्धक भी था। जब भी कुछ लिखा जाएगा मन्नू भंडारी जी के बारे में, तो इस पटल पर आज की चर्चा का उल्लेख जरूर किया जाएगा। और मैं इसी के साथ जो है कि दिव्या जी का और आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर बात कही मनोज जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख पा रही थी कि अरुणा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अरुणा जितसरिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी एक विशेष टिप्पणी आज के कार्यक्रम के बारे में जरूर करें। नमस्कार। हेलो सुधा, बहुत अच्छा, नमस्कार। स्वागत है अरुणा जी। बहुत अच्छा लगा। अरुणा जी नमस्कार। नमस्कार सबको। रेखा जी और रचना जी, आपको मैं 2-3 बार पहले भी सुन चुकी हूँ, पर अब आप धीरे धीरे खुल रही हैं। पहली बार जब मैंने आपको सुना, आप इतनी भाव विह्वल थी कि आप कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। आज आपने और सुधा ने मिलकर मनु जी के व्यक्तिगत जीवन की अंतरंगता को जितनी ईमानदारी के साथ और तटस्थता के साथ साझा किया, ये सचमुच
इस कार्यक्रम को विशिष्ट बनाता है। ऐसे तो मुझे लगता है कि वातायन का हर कार्यक्रम विशिष्ट होता है, लेकिन आज का कार्यक्रम स्मरणीय है और इसका श्रेय मेरे ख्याल से रेखा जी के प्रश्न और सुधा तुम्हारे और रचना जी आपके जो वक्तव्य हैं। मुझे लगता है कि मनु जी में आप लोग सबने कहा कि मनु जी के साहित्य का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनका हर पाठक उसका पुनर्मूल्यांकन करता है। रमणीयता की परिभाषा ये है कि क्षण क्षण में वो नवीन लगे, क्षण क्षण में जो नवीन लगता है उसी को रमणीयता कहते हैं। और ये रमणीयता मनु जी के किसी भी विशिष्ट लेखक के, किसी भी सफल लेखक की रचना की विशेषता होती है, जो मुझे मनु जी में, मैंने पता नहीं कितनी बार रजनीगंधा देखी होगी, लेकिन जितनी बार देखी है उतनी बार मुझे कुछ नया मिला है, कुछ नया कोण मिला है। और ये जो रमणीयता है ये उनका पुनर्मूल्यांकन है। और मैं रचना जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये साहित्य कहीं खो ना जाए, ये साहित्य जनसाधारण तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो उसमें इतनी पठनीयता है कि यदि हमने उसे खो दिया तो बहुत बड़ी क्षति होगी हिंदी साहित्य की। मैं इस बात के साथ ही अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि मुझे समय की सीमा का ज्ञान है। और मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। अरुणा जी भी हमारे कलकत्ता की हैं। अरुणा जी भी कोलकाता की हैं, मन्नू जी भी कलकत्ता से थी। वहीं से उनसे मिलना हुआ था सबसे पहली बार, वो मेरे घर आए जी राजेंद्र जी के साथ जी। तब जैसे रचना ने कहा ना, तब मैं भी छोटी सी थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी लेखिका हमारे घर आई हैं और बैठ करके चाय नाश्ता कर रही हैं। तो वो भी दिन थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुना जी आपका। और हमारी एक और श्रोता, महत्वपूर्ण श्रोता कादम्बरी जी जो लेखिका भी हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो भी आए और आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी राय रखें। कादम्बरी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? क्या कादम्बरी जी सुन पा रही हैं मुझे? मुझे लगता है कि वो अभी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ती हूँ। और बस सार में आज मैं यही कहूंगी कि मैं पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अंतरंग बातें जानने का मौका मिला, जो मैं चाहती थी कि मन्नू जी के बारे में जानूं। और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, सुन रहे हैं, वो मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। तो आज के कार्यक्रम का सार मैं ये कहूंगी कि रेखा सेठी जी ने ऐसे सवाल उठाए कि रचना यादव जी की स्मृतियों को उन्होंने ताजा कर दिया, तो बहुत कुछ निकल कर आया जो जिससे हम सभी परिचित नहीं थे। तो एक लेखक के तौर पर तो हम मन्नू भंडारी जी को जानते ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों की वो प्रिय लेखिका रही हैं, लेकिन उनके शानदार व्यक्तित्व से हमारा तारुफ आज रचना जी और रेखा जी, सुधा जी के माध्यम से हुआ, जिसके लिए मैं वातायन की टीम की ओर से आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात रचना जी की बातों से पता चली कि उनका जो वास्तविक वजूद है मन्नू जी का, वो कैसे काम करता है, ये हम जान सके, क्योंकि वो उसूलों की बहुत पक्की थी। जो बगावती उनके जो तेवर थे, वो समझौता नहीं करती थी, क्योंकि उनको अपनी लेखनी पर इतना भरोसा था। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्रेरणादायी बात है वो उन सभी लोगों के लिए जो गद्य लेखन में सक्रिय हैं। फिर सुधा अरोड़ा जी ने मन्नू जी के एक साक्षात्कार की भी बात की, जिसने शायद उनको बहुत ही प्रभावित किया, और हम सभी को भी एक उनके व्यक्तित्व की गहरी परतें हमारे सामने खुल करके आई। और फिर जो एक और महत्वपूर्ण बात मैंने इस पूरे कार्यक्रम में सुनी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि विट और ह्यूमर की जो बात की सुधा जी ने की, विट और ह्यूमर सिर्फ उनकी लेखनी में ही नहीं, उनकी बातचीत में भी शामिल रहते थे। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानियां और उनका उपन्यास जो है वो इतना दिलचस्प लोगों को लगता रहा होगा।
तो ये सारी बातें, और जो कथानक और शिल्प के जो बेजोड़ अनुपात की बात की आपने, वो हम सभी के सीखने के लिए है। मैं, मेरे जैसे लेखक, वो सभी लोग जो लेखन में सक्रिय है या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मन्नू जी के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण बात आप लोगों से पता चली कि वे अपने जीवन की स्थितियों से गुजरने के बाद तटस्थ होकर उसे देखती थी। ये एक बहुत ही महान बात है, तटस्थ होकर देखना और उसका विश्लेषण करना, जो एक मुझे लगता है इंसान और लेखक के रूप में उनकी ईमानदारी से भी हमारा परिचय हुआ। और यहाँ ये कहने में मुझे बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं लगती कि रेखा जी ने अपने वाजिब सवालों से इस संवाद को बेहद दिलचस्प और यादगार बना दिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत-बहुत आभारी हूँ रेखा जी आपकी। और सुधा जी ने मन्नू जी के पटकथा लेखन के बारे में एक और उल्लेखनीय बात बताई कि वे अपने लेखन में किसी भी तरह की शर्तें स्वीकार नहीं करती थी। और उनका जो लेखन है वो ऐसा होता था कि वो उसे डायरेक्ट शूटिंग फील्ड पर ले जाया जा सकता था। उसमें किसी तरह के सुधार की, एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। और ये बात भी मुझे लगता है हम सभी के सीखने लायक है। तो एक बार मैं फिर आप सभी की शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारी वातायन टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, दिव्या माथुर जी, पद्मेश गुप्ता सर, आशीष जी जो संचालन जो इसके पीछे रहते हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं और अपना काम करते हैं, शुभम राय जी, और वातायन के बाकी सभी सदस्य, निखिल जी, अरुण सबरवाल जी, निखिल कौशिक जी, और मैं जिन लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, यूट्यूब के हमारे सभी श्रोतागण जो अपनी टिप्पणियों से हमारे इस मंच को गुलजार करते रहते हैं, उन सभी की भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और तोमियो मिज़ुकामी जी भी हैं यहाँ पर, वीरेंद्र जी, और वो सभी लोग जिन्होंने अपनी टिप्पणियाँ की हैं और जो सभी पर्दे के पीछे रहकर भी हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं समय-समय पर अपनी टिप्पणियों से, उन सभी की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और चलने से पहले एक अगले कार्यक्रम की सूचना आप सभी से शेयर करूँगी कि इसी समय पर, इसी मंच पर हम फिर से जुड़ेंगे, और जिसमें कि प्रवासी कथा साहित्य चर्चा को प्रस्तुत करती हुई वातायन यूके और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की एक संवेद प्रस्तुति होगी, जिसके तहत 2 देश 2 कहानियां और उस लेकर आएंगे हमारे जो ब्रिटेन के चर्चित कथाकार हैं तेजेंद्र शर्मा जी, और अमेरिका से हमारे बीच उपस्थित होंगी सशक्त लेखिका सुमन घई जी, और वे अपना कहानी पाठ करेंगे। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सभी श्रोता फिर से उपस्थित रहें और इस मंच को इसी तरह गुलजार करते रहें। एक बार आप सभी का फिर से शुक्रिया। तो कोई बात ऐसी तो नहीं रह गई दिव्या जी जो मैं कहना भूल गई हूँ, तो उसके लिए उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। जी, या